हेलो बच्चों, क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। इससे पहले हम फेडरलिज्म का डिफिनीसन पढ़े। फेडरलिज्म क्या होता है, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म और टाइप ऑफ फेडरेशंस, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है। इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को क्या फेडरल कंट्री माना गया है, नहीं माना गया है। दूसरा चीज़ देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को किस लिस्ट में रखा है। और फिर हम देखेंगे कि क्या पूरी तरीके से इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है। तो सबसे पहले इंडिया का जो इंडिया एक नेशन के तौर पे कैसे बाहर आया, पार्टीशन के बाद। जब ब्रिटिश जब जा रहे थे यहाँ छोड़ करके, उन्होंने पार्टीशन किया। उस पार्टीशन के बाद इंडिया एक फ्री स्टेट यानी फ्री नेशन उभरा। और फ्री नेशन बनने के बाद जो बहुत सारे छोटे मोटे प्रिंसिपल स्टेट थे, उनसे चाहे डायलॉग करके चाहे फोर्सफुली उनको इंडियन स्टेट में मर्ज किया गया। अब देखिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो उसे हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि इंडिया एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का समूह है। व्हाट इज इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकायदे मेंशन किया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का समूह है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द, यहाँ पे डिड नॉट होना चाहिए, डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। ये कहीं पर भी फेडरेशन वाला शब्द यूज नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी फेडरेशन या फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जब नहीं किया है तो हम फेडरल कंट्री कैसे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन हम फेडरल कंट्री अपने आप को, अपने कंट्री को कह सकते हैं, क्योंकि द इंडियन यूनियन, भारत का जो समूह है, जो राज्यों का जो समूह है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन क्योंकि सारे जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो सारे फॉलो होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। वाई इंडिया इज फेडरल कंट्री। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो नियम कानून है उसके अनुसार ही चलता है, भले से मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो पहला चीज़ हम ये समझ गए कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है। फेडरल कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि नहीं मेंशन किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं मेंशन किया गया है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। लेकिन हम फेडरल कंट्री क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल हैं फेडरलिज्म के, जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, उनको फॉलो करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट, देखिए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट को 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। पहले 2 टीयर में था, बाद में कुछ अमेंडमेंट ला करके 3 टीयर में डिवाइड किया गया है। पहला टीयर है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया है, उसके लिए उसने लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, और एक और लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो पावर को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, स्टेट के पावर और एक यूनियन का पावर यानी सेंटर का पावर। जो सेंटर का पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर सेंटर को दिया है उसे यूनियन लिस्ट में रखा गया है, और जो पावर स्टेट को दिया है उसे कहाँ रखा गया है, स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लोकल गवर्नमेंट के पास अभी कोई विशेष पावर नहीं दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने ही कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट को दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कहीं स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है। यूनियन लिस्ट में क्या है, वही पावर है। यूनियन लिस्ट में वही पावर है जो सेंट्रल पूरी तरह कंट्रोल करता है, और स्टेट लिस्ट में वही पावर है जो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, वे पावर्स जो
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलजुल करके सॉल्व करते हैं या उसको बियर करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वे सब्जेक्ट जो पूरे देश के लिए वैल्यूएबल हों उसे बोलते हैं, उस लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन कैन एलोन मेक लॉ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर्स यूनियन लिस्ट के पास हैं उस पर अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट दोनों एक ही शब्द है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए वही पॉलिसी बनाता है, जो नियम कानून वही बना सकता है। जैसे जो डिफेंस है, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर रूल या लॉ कौन बना सकता है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ऐसे स्टेट लिस्ट में वे सब्जेक्ट हैं जिसका नियम कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, इन सब मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये पूरी तरीके से किसी कंट्रोल में होता है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। और एक और लिस्ट बना है कॉन्करेंट लिस्ट, ये वह लिस्ट होता है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट मिल करके नियम कानून बना सकते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे इसमें आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन मतलब गोद लेना, सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकारी बनाना, ये सब आपके दोनों के अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है कि दोनों ने पॉलिसी बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट को जो पावर दिया है उसको 3 लिस्ट में रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा एक और लिस्ट है रेजिडरी लिस्ट। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय कई चीज़ें नहीं थी, जैसे कंप्यूटर, IT, मोबाइल फ़ोन, तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए एक अलग से लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, रेजिडरी लिस्ट, जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो अभी हम क्या समझे कि इंडिया, पहली बात ये समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंडिया को एक फेडरल माना गया है, नहीं माना गया है, तो हम देखेंगे कहीं नहीं लिखा गया है कि हाँ संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन क्योंकि फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही चलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है उसको अलग अलग लिस्ट में रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब हम बात करेंगे कि क्या इंडिया एक आइडियल फेडरल कंट्री है या पूरी तरीके से फेडरल कंट्री है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा हमें यूएसए से। यूएसए एक आइडियल फेडरल कंट्री माना जाता है। फेडरल कंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए? फेडरल कंट्री होने के लिए होना चाहिए कि जो स्टेट्स हैं उनके पास इतना पावर होना चाहिए कि ऐसा पावर हो कि जहाँ पर सेंटर का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जबकि अगर आप यूएसए की बात करें, यूएसए में जो स्टेट्स हैं उनके पास, हर एक स्टेट के पास एक पावर है, उनके पास उनका अलग एक पासपोर्ट बनता है, उनका एक अलग जुडिशरी है, मतलब पूरी तरीके से एक यूएसए में हर एक जो राज्य हैं एक तरह से छोटे छोटे देश की तरह हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूएसए की जो मेन गवर्नमेंट वो कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जबकि हमारे कंट्री में क्या है कि टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक पूरी तरीके से एक आइडियल फेडरल कंट्री नहीं है, न तो पूरी तरीके से एक यूनिटरी गवर्नमेंट है यहाँ पे, न तो एक फेडरल गवर्नमेंट है। हमें मान सकते हैं कि ये टेंस टू फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज है। और तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरेशन का वर्ड मेंशन किया गया है? तो आप लिखेंगे नहीं, कहीं नहीं मेंशन किया गया है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है तो फेडरल कंट्री क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही चलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है।
तीसरा है कि इंडियन गवर्नमेंट को कितने टीयर में डिवाइड किया गया है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, 3 टीयर में डिवाइड किया गया है। अब अब चौथा क्वेश्चन है कि ये बताइए कि अगर जो सेंटर का जो पावर है या सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में रखा गया है, तो यूनियन लिस्ट में। जो स्टेट का जो पावर है उसे किस में रखा गया है, उसको स्टेट लिस्ट में। और जहाँ पर दोनों के पावर को रखा गया है, दोनों के पावर को मतलब किस में रखा गया है, दोनों ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे दोनों अपना रख सकते हैं मैटर को, तो या पॉलिसी बना सकते हैं, उसे किस लिस्ट में रखा गया, उसे बोलते हैं, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में किस गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वे सब्जेक्ट जो 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 तीनों लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, किसी लिस्ट में नहीं है, उसे वो किस लिस्ट में है, वो रेजिडरी लिस्ट में है। जैसे आईटी, कंप्यूटर, ये सब क्यों रेजिडरी लिस्ट में डालेगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया उस समय सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो और चौथा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया एक आइडियल फेडरल कंट्री है? नहीं, इंडिया एक आइडियल फेडरल कंट्री नहीं है। या हम बोल सकते हैं इंडिया एक यूनिटरी भी नहीं है, न फेडरल है। ये एक इन दोनों के बीच में आता है, यानी क्वासी फेडरल कंट्री है। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल कंट्री। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया।